Hello, viewers. Our guest today is a multi talented Indian theatre artist, actor, and writer, widely known for his remarkable performances in popular shows like Adalat, CID, Ahat. With over 30 years in the entertainment industry, his journey began with the hit serial Commando. His versatility shines through in his dynamic roles in Na Ana Is Des Lado, मायके से बंधी डोर and Shakti, अस्तित्व के एहसास की, demonstrating his deep commitment to the craft. In addition to his television work, he has also portrayed lead roles in several Gujarati films. Not only has he excelled as an actor, but he's also been a radio jockey and a gold medalist in drama. Please join me in welcoming the evergreen talent जिसको हम सब देखना चाहते हैं, वे हैं आनंद गोराडिया जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ आशीष जी। उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ हो, मस्त हो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें समय दिया। लोगों का हाँ, समय मिलना बहुत समय मुश्किल से होता है। काफी समय से जी चल जी रहा जी। था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था। उसके लिए क्षमा याचना, बट यस आज हो गया। सर, एक हमारे बॉलीवुड के हमारे एक बड़े फेमस एक्टर हैं, तो उन्होंने एक फिल्म में विमेन का, स्त्री का रोल प्ले किया था। तो ऐसा हमें न्यूज़पेपर से या डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं उनका नॉट टेकिंग हिज नेम, पता चला कि उनके घर वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद उन्होंने कभी नहीं किया। और कई एक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक्टिंग है, जो रोल मिले वो करे। आपने सर एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, एक सुपरहिट सीरियल था शक्ति, अस्तित्व के एहसास की। या तो सर, जब आपको ये लोग जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जब आपको रोल सुनाने आए थे, तो आपने क्या उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया था? और ये क्या रियली आपके लिए चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो होगा ही, बिल्कुल डिफरेंट रोल प्ले करना था। और एक और अहम बात जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मुझे लगता है, कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली टू दिस रोल? तो सबसे पहले जब मुझे ये रोल का ऑफर हुआ था, तो बहुत ही नेचुरल है कि थोड़ा सा जिटर्स होते ही हैं, नर्वसनेस भी होता है और डाउट भी होता है कि पहले तो ये डाउट होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये डाउट होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और चैलेंज जहाँ तक है, तो मेरा तो हमेशा से यही रहा है। मेरा पूरा करियर ग्राफी इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अब वो हमेशा मेरे सामने चैलेंजेस आए हैं या मैंने इस तरह का ही रूट लिया है मुझे नहीं पता है। बट मुझे चैलेंज से बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुछ अलग करने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरी फैमिली में से भी कोई ऐसा इश्यू नहीं था, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। मैंने जो भी किया है कुछ भी, स्पेशली माय वाइफ, तो वो खुद भी एक लेखिका हैं, फिल्में लिखती हैं, टीवी भी काफी लिखा है उन्होंने। तो वो ये जो क्राफ्ट है, जो व्यवसाय है हमारा, वो बखूबी समझती है। और उसे ये भी पता है कि एक किरदार करने में कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो क्रिएटिवली शी इज वेरी ओपन, मेंटली ऑल्सो शी इज ओपन। तो इनफैक्ट वो सपोर्ट करती है। शी इज द बिगेस्ट क्रिटिक। तो मुझे वैसे कोई चैलेंजेस तो नहीं हुए थे, बट हाँ, नर्वसनेस बहुत थी। और नर्वसनेस इसलिए नहीं थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहा हूँ। नर्वसनेस मुझे जब भी मैं कैमरा फेस करता हूँ, या जब भी मैं स्टेज पे लाइव परफॉर्म करने वाला होता हूँ, या लिखते वक्त जब भी मैं कलम उठाता हूँ, या आरजे करते वक्त जब भी मैं अपने साउंड मशीन पे स्विच ऑन करता हूँ, मुझे हमेशा हमेशा नर्वसनेस रहती।
बट मैंने ये भी एहसास किया है कि ये जो नर्वसनेस जो होती है ना, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दैट यू हैव बटरफ्लाइज इन योर टमी, तो मैंने ये रियलाइज किया है कि इट हैज ऑलवेज वर्कड पॉजिटिवली फॉर मी। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि मैं एक अलर्ट मोड पे आ जाता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मोड पे नहीं रहता हूँ मैं, क्या ये तो कर लूंगा मैं, ये तो हो जाएगा। क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ तभी नहीं, मतलब अगर मैंने यही किरदार ट्रांसजेंडर वाले जैसे आप बात कर रहे हैं, 1 महीने का शूटिंग हो चुका था, उसके बाद भी अगर मैं कैमरा फेस करता हूँ तो दिन का पहला शॉट जब भी मैं देता हूँ, तब वो 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट मेरा नर्वसनेस रहता ही है। और वो ही मुझे हेल्प करता है, इट इट बूस्ट्स माय एड्रेनलाइन, जिसकी वजह से मैं ज्यादा अलर्ट हो जाता हूँ और ज्यादा सतर्क रह के मैं परफॉर्म करता हूँ। एंड इट वाज अ नाइस जर्नी। माय प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर्स, माय ब्रॉडकास्टर्स, दे ऑल वो वेरी सपोर्टिव। क्योंकि ये जो किरदार होते हैं ना, वो बहुत क्लीशे लिखे जाते हैं कभी कभी, या परफॉर्मेंस भी बहुत क्लीशे हो जाती है। बट मैंने ये कोशिश की थी कि मैं उसको क्लीशे ना करके हो सके उतना सटल, नेचुरल, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग रखूं। तो मैं, एंड बीइंग अ राइटर माई सेल्फ, तो मैं सेट पे जाके इम्प्रोवाइज करता था, मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस कर लेता था कभी कभी, विद ड्यू परमिशन ऑफ माई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, माई ब्रॉडकास्टर, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो इट वॉज अ नाइस जर्नी। सर, शक्ति सीरियल में आपके साथ आपके कॉलीग थे विवियन। आजकल वो चर्चा में भी हैं, कई बार उनके बारे में सलमान खान भी कहते हैं कि वो बच्चन जी जैसा साउंड करते हैं। तो क्या वो वाकई ऐसे ही हैं? आपने आपने तो उनके साथ, उन्होंने आपके साथ काम किया है, आपके कॉलीग हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? विवियन है ना, एक्चुअली अगर मैं बहुत क्लीशे डायलॉग बोलूंगा, बट इट्स अ फैक्ट, वो एक्चुअली नारियल जैसा है। बाहर से बहुत ही सख्त दिखता भी है, दिखाता भी है, लेकिन अगर आप उसके नजदीक जाओगे ना, उससे दोस्ती हो गई, अगर उसको आपसे लगाव हो गया ना, तो वो अंदर से इतना ही सॉफ्ट है, इतना ही निर्मल है, अ, इतना ही इमोशनल बंदा है। और लकीली मेरा और विवेन का बहुत अच्छा क्रैक हो गया। ऑन स्क्रीन तो हुआ ही, ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी। तो मतलब जब हमारा शूट नहीं भी रहता था, इन बिटवीन द सीन्स, तो या तो वो मेरे मेकअप रूम में होता था या मैं उसके मेकअप रूम में होता था, और हम लोग ने बहुत सारी बातें शेयर की। और स्पेशली वो तब भी पर्सनल क्राइसिस से जा रहा था, एंड इट वाज सो नाइस ऑफ हिम, एंड आई फील फॉर्चुनेट दैट मैं उसके जज्बातों के वो तार को छू सका कि उसने मेरे साथ खुल के बातें भी की। अब सवाल रहा अमिताभ सर का, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो सलमान सर कमेंट कर सकते हैं, वो लेवल पे हैं। मैं वो लेवल पे हूँ नहीं कि इतने बड़े लोगों के लिए मैं कोई कमेंट करूँ या कंपैरिजन करूँ। बट हाँ, विव इज अ डार्लिंग। मेरी अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले ही उसके साथ, नए शो को लेके। तो हालांकि हमारे बहुत टाइम के बाद बात हुई, बट जैसे ही कनेक्ट हुआ, तो सीधा ऐसे था, ए बड़ी कैसा है तू। तो वहीं से हमारी शुरुआत होती है ऐसे। कल तो हम मिले थे। सो दिस इज द बॉन्ड आई शेयर विद विवेक। तो इज अ नाइस मैन, बट यू शुड नो, सी हर 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 एक इंसान है ना, अलग अलग होता है। तो आप अपने तरह से उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, वो कैसा है पहले वो समझ के अगर उसको ट्रीट करेंगे ना, तो कोई भी इंसान के साथ दोस्ती हो ही जाएगी, इमोशनल बॉन्डिंग हो ही जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा अभी था। आपने कहा कि मेरा वो लेवल नहीं है। हमारी नज़र में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी नज़र में तो आपने बहुत कुछ दिया है थ्रू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। 30 साल से ज़्यादा आपने टाइम दिया। लेकिन आप अपनी नज़र में बताइए कि ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिला, जो ड्यू है, और आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है 30 साल के बाद भी कि मेरा वो लेवल नहीं है?
क्या भूलें क्या याद करें? मेरा जो सेंटेंस था अ, वो एक सापेक्षवाद था, क्योंकि जब हम अमिताभ सर की बात करेंगे, हम सलमान सर की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वो लेवल पे तो मैं नहीं हूँ। ये तो पूरा इंडिया जानता है, और आई मीन इट्स अ फैक्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं वो लेवल पे नहीं हूँ। वो कंपैरिजन जो हमारी बात चल रही थी, मैंने वो संदर्भ में मैंने बोला था। हाँ, 30 साल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अच्छे बहुत हुए हैं, कुछ बुरे भी हुए हैं, बट देन दैट इज व्हाट द लाइफ इज। कि जब भी हम रोड ट्रिप पे भी जाते हैं, तो हमेशा एक्सप्रेस पे नहीं मिलता ना। हमेशा ही फिफ्थ गियर में या ऑटो मोड पे गाड़ी चले, ये जरूरी नहीं। स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, खड्डे भी आएंगे। अ, तो उसी को मनूवर करते करते हमको आगे बढ़ना है, एंड दिस इज व्हाट माय लाइफ हैज बीन। एंड एवरी टाइम, एवरी डे, आई हैव बीन लर्निंग समथिंग न्यू। अभी 3 दिन पहले ही एक नई चीज सीखा। आई वॉज सिटिंग विथ माई प्रोड्यूसर, और हम लोग नया शो के बारे में बात कर रहे थे। तो बजट को लेके बात हो रही थी, बिकॉज आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑल्सो नाउ। आई एम अ सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर। आई मेक शोज, आई क्रिएट शोज, आई क्यूरेट शोज। तो बजट को लेके बातें हो रही थी, और मैंने बोला था कि ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ये बेस्ट तो करके दिया है मैंने, और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बेस्ट करके दिया है। और सामने जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि आनंद, डोंट डाउट योर एफिशिएंसी, ट्राई। तो ये 3 दिन पहले की बात। तो मैं और कुछ नया सीखा, और वो ऐसे दिमाग में मेरे चिपक गया कि मैं वापस 2 दिन बैठा, और एक्चुअली जब मैंने थोड़ा और मेहनत करने की कोशिश की, तो मैं को एक नया बजट लेके गया उनके पास कि हाँ, ये भी ऑप्शन है। डिफिकल्ट है लेकिन है। सो दिस इज व्हाट माय लाइफ हैज बीन 30 साल से। बहुत कुछ अचीव किया है। और हाँ, टीवी इंडस्ट्री में कितना नाम कमाया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट डेफिनेटली कमाया है मैंने। इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो मेकर्स हो, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, दे ऑलमोस्ट नो मी एंड आई नो देम। तो ये मेरा 30 साल का मेरा आकाश रहा है। यहाँ पे मैंने पंख फैलाए हैं, और मैं उड़ता रहा हूँ मेरे साथी पक्षियों के साथ, और आज भी उड़ रहा हूँ। और बस उम्मीद यही है कि और ऊंची उड़ान भरूं, और अच्छा रिस्पेक्टफुल नाम कमाऊं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब भी लोग मुझे याद करें, तो सिर्फ एक ही चीज बोले, दैट आनंद गोराडिया, देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस, ही लिव्स लाइफ। दैट इज मोर We इम्पोर्टेंट। can feel the same at this point of time. थैंक यू सर। सर, अक्सर जो एक्टर जो राइटर भी बने, उन्होंने एक बात कही कि राइटिंग से उन्हें ये फायदा हुआ कि उन्होंने उस फिल्म में, सीरियल में, ड्रामा में जो भी पीस ऑफ वर्क था, उन्होंने उसमें अपने लिए कुछ स्पेस बनाया, उनसे उनको बहुत फायदा ही हुआ। यस। लेकिन कई लोगों ने कहा कि राइटिंग उनके लिए मजबूरी था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप एक राइटर भी हैं, कि इस राइटिंग से आपको इस उड़ान में कितनी सफलता मिली? मेरी है ना जर्नी, जब मैंने शुरू की थी थिएटर से, डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, उसके बाद मैंने जब थिएटर किया, तो एज जब मैंने ज्वाइन किया, तब तो आई वाज एज एन एक्टर ओनली ज्वाइन किया था मैं। आई थिंक 18-19 साल का था तब। लेकिन थिएटर में क्या होता है ना सर, कि आप जब भी थिएटर करते हो, और आप एक एंट्री लेवल पे होते हो, तो आपको रोल छोटे मिलते हैं, आपको बैक स्टेज करना पड़ता है। तो मैंने भी बैक स्टेज से ही शुरुआत की थी। तो बैक स्टेज में सेट पे झाड़ू मारना, कपड़ों को इस्त्री करना, बूट को पॉलिश करना, जो सीनियर एक्टर्स रहते हैं उन लोग के लिए, ये सब काम से मैंने शुरुआत की थी।
और मेरे में तब भी था, आज भी है, एक पागलपन है मेरे में। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। तो मेरे को जब कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो मैं बहुत करता हूँ और वो करते रहता हूँ। तो थिएटर भी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं इतना एंजॉय करता था द होल प्रोसेस, कि जब मेरा काम नहीं भी रहता था, मेरी जरूरत नहीं भी रहती थी, तब भी मैं वहीं पे पड़ा रहता था पूरा पूरा दिन। चाहे वो शफी इनामदार हो, चाहे हुमी वाडिया हो, चाहे महावीर जी हो, उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी, जो हमारे जो भी सीनियर्स हैं, स्मृति मैं उनके ईरानी। साथ ही रहता था। हम्म। तो मुझे बोलते भी थे कि अभी नहीं है तेरा काम, तू जा। नहीं, मुझे रहना है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कभी उनको चाय ला के दे देता था, कभी उनकी सिगरेट ला के दे देता था, लेकिन मैं वहीं पे रहता था। और मैंने वो जो प्रोसेस देखा ना, उसमें राइटिंग को मुझे पता चला कि राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी मेहनत जाती है वहां पे। 8 8 10 10 घंटे बैठे बैठे हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स कंटिन्यूस ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। और उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था कि इतना इससे क्या निकलेगा, क्यों इतना बोल रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है। बट मैंने इतना डेफिनेटली समझ लिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक सीन को आप 10 10 12 12 घंटा, दूसरे दिन वापस आते हो, उसी सीन पे चर्चा चल रही है, क्लाइमेक्स सेट ही नहीं हो रहा है। तो राइटिंग वाज सो इम्पोर्टेंट एंड मुझे वहां से इंटरेस्ट होने लगा। तो तब से ही मैंने घोस्ट राइटिंग शुरू भी की थी, थोड़ा बहुत करना। असिस्टेंट बन गया था मैं। तो वो सब मैंने तभी शुरुआत की। मेकअप भी मैं सीखा, मैं लाइटिंग भी सीखा, म्यूजिक का थोड़ा पोर्शन सीखा। तो ये मुझे अच्छा लगता था। तो थिएटर हैज गिवन मी सो मच। और जब मैं टीवी में एक्टिंग करने, मेरा शुरू भी हुआ, उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा राइटिंग तब भी थिएटर में भी करता था और टीवी में भी करने की हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही थी। क्योंकि एक चीज ये भी होती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात थी और आज भी है कि एन एक्टर्स लाइफ, एन एक्टर्स जर्नी इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज। यू आर एज पॉपुलर एंड एज ओल्ड एज योर लास्ट शो। उसके बाद फिर से आपकी स्ट्रगल शुरू। और एक बार आप एक पॉपुलैरिटी लेवल पे जब पहुंच जाते हो ना, उसके बाद आपकी स्ट्रगल कम नहीं होती और बढ़ती है। क्योंकि आपको आपका बार भी ऊपर लेके जाना है, आपको आपके फाइनेंसेस भी ऊपर लेके जाने हैं। आपको वो तो नहीं करना है जो आप पहले कर चुके हैं 5 साल पहले। तो जैसे जैसे शाहरुख सर ने भी कहा है कि यू गेट लोनली एज यू गेट ऑन द टॉप। तो धीरे धीरे आप जैसे ऊपर जाते हो ना, तो पीछे का जो पिरामिड होता है ना, आपको वापस वहां पे नहीं जाना है, बिकॉज यू स्लाइड डाउन। तो आपको नहीं जाना है वहाँ। और ऊपर ही चढ़ना है ना, तो ऊपर ज्यादा स्टीप होता है, तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और तभी प्रोबेबिलिटी, देर आर चांसेस कि आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल विदाउट वर्क भी रहना पड़े। तो दो चीज बहुत जरूरी होती है, जो मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है, कि एक तो अपने जो खर्चे हैं उस पे थोड़ा कंट्रोल करो। आज काम है, आज पैसे आ रहे हैं, तो मैं लग्जरी में रहने लगूं और आगे का सोचूं ही नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है, दैट इज अ डार्क जोन। डोंट एंटर इनटू दैट जोन। और दूसरा, कि जब काम नहीं होता है, तब आपको क्या काम करना है वो सीखना जरूर। क्योंकि दैट इज अगेन अ डार्क जोन, जहाँ पे आप डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये हर एक्टर्स के साथ होता है। इट इज वेरी कॉमन। तो ये जब चीज मेरे दिमाग में थी ना, तो मैंने तब से सोचा था कि मैं सिर्फ एक ही फील्ड में फोकस, मतलब फील्ड तो मेरा एक्टिंग का, इंडस्ट्री का ही है, लेकिन उसमें भी जितने भी फैकल्टीज हैं, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं उसमें कोशिश करता रहूंगा कि अगर मेरा एक्टिंग का ट्रैक कभी अगर कम चला मेरा करियर, तो मेरा राइटिंग का चले।
अगर राइटिंग का थोड़ा कम चले तो मेरा क्रिएटिविटी का चले। बीच में एज अ आरजे का मुझे स्कोप मिला, तो मैंने 1 साल एज एन आरजे भी काम किया। उसमें मेरा फायदा क्या हुआ कि आ, मुझे खाली बैठने का वक्त बहुत कम मिला, भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से। और दूसरा मुझे सीखने मिला, क्योंकि जब अलग अलग चीज आप करते हो तो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस, देर आर डिफरेंट डेडलाइंस। सो आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। मैंने पहली बार जब मुझे आरजे का ऑफर आया तो मुझे नहीं पता कि आरजे में करूँ क्या मैं। तो मैं इंटरव्यू देने तो चला गया। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डरता कभी नहीं हूँ किसी भी चीज से। हाँ, हो जाएगा, देखा जाएगा, ये हमेशा से मेरा रहा है। तो मैं ऑफिस में पहुंच गया, स्टूडियो में उनके इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं स्टूडियो तो पहुंच गया, ऑफिस। अब वहां पे मुझे ये बोला गया कि आप अपने हिसाब से एक 5-6 लाइनें कुछ लिखिए, क्योंकि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, नॉट ओनली वॉइस टेस्ट बट आपका प्रेजेंटेशन। और आपका जो शो रहेगा वो है लेट नाइट शो, महफिल और गजल्स का, शायरी हो। मैं हो गया कंफ्यूज, कब करूँ क्या मैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट लकीली ये हमेशा मेरे साथ हुआ है, उस दिन भी हुआ। वहीं पे अल्पना जी थी, अल्पना बूच, जो अभी अनुपमा में रूपाली की सास का जो रोल कर। सो वो भी थिएटर से, मैं भी थिएटर से। तो मैंने अल्पना को पूछा, वो अल्पना ऐसा है, मैं क्या करूं। तो अल्पना ने इंस्टेंटली मुझे वहां पे कुछ 6 लाइनें लिख के दी। बोले, "यार, ये लाइन है, इसको याद कर ले और इसको इस तरह से बोल।" तो मैंने वो याद करी, रिहर्सल किया, जाके मैंने अपना ऑडिशन दे दिया और मैं सिलेक्ट हुआ। फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ आरजे का। वैसे ही राइटिंग में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने पहली बार जब लिखने की कोशिश की तो मेरे से नहीं हो रहा था। और तब होमी सर थे, होमी वाडिया, मैं उनको असिस्ट करता था। तो मैंने उनको बोला, वो मुझे लिखना है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ तो लिखा, आप जरा देखिए। तो उन्होंने पढ़ के मुझे पॉइंट्स बता दिए कि यहाँ पे तेरा ये गलत है, यहाँ पे इतना सही है, इसको इतना सुधार। सो देयर ऑलवेज हैज बीन अ गाइडिंग फोर्स। ऊपर वाला कहीं ना कहीं, खुद तो आ नहीं सकते भगवान, तो किसी ना किसी को तो भेजेंगे। तो हमेशा से ऐसा हुआ है मेरे साथ। और इसीलिए राइटिंग, जैसे आपका सवाल था, राइटिंग ने इतना इम्पोर्टेंट रोल मेरी करियर में और मेरे लाइफ में भी। मुझे जब मैंने राइटिंग शुरू की तो मैंने एक चीज और सीखी कि जितना अच्छा आपको लिखना है ना, उसके लिए आपको उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही आपको लिखने में सहायता मिलेगी, आपका हुनर और बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मेरी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, डिफरेंट जॉनरास में पढ़ने लगा। एंड एज एन एक्टर, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि एज एन एक्टर जब एक राइटर एक्ट करता है तो यस, राइटली सेड, बहुत फायदा हो। क्योंकि वो राइटर एक तो समझता है कि भले किसी और राइटर ने लिखा हो वो किरदार, लेकिन मैं जब खुद राइटर हूं तो मैं समझता हूँ, या कोशिश तो डेफिनेटली करूंगा कि ये किरदार लिखने के पीछे वो राइटर का क्या दिमाग लगा होगा, क्या सोच हुई होगी उसकी। तो उतना डेप्थ में जाने को मिलता है। प्लस जब परफॉर्म करते हो आप, तो आप अपने हिसाब से एक कैरेक्टर बना लेते हो, बिकॉज यू आर अ राइटर, यू कैन मेक द जर्नी ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये बहुत फायदा होता है। सो या आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक राइटर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, एक्टिंग को भी और राइटिंग के जो हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछना इसलिए लाजमी बनता है क्योंकि आप राइटर हैं और आपने आपने अभी अभी कहा कि आप समझ सकते हैं। सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक से एक राइटर दिए। डॉक्टर राही मासूम रजा, कादर खान, सलीम जावेद, धर्मवीर भारती, एक से एक दिए। सर, आप एज ए राइटर जब आप सामने आते हैं तो क्या हमें आपकी राइटिंग में पब्लिक के नाम पे, इन द नेम ऑफ पब्लिक, की पब्लिक देखना चाहती है,
क्या कमिंग डेज में आपके भी पीसेज ऑफ राइटिंग में हमें गालियां देखने को मिलेंगी, ऐसे वल्गर सीन देखने को मिलेंगे, आप उसके लिए स्पेस बनाएंगे? और दूसरी बात कि आप समझ पाते हैं कि ये चीजें पब्लिक के नाम पर क्यों लिखी जा रही हैं, क्यों परोसी जा रही हैं? तो पहला सवाल कि क्या मैं अ, अभद्र भाषा का उपयोग करूंगा? पर्सनली मुझे अभद्र भाषा बोलना और लिखना अच्छा नहीं लगता। अभद्र सीन मतलब वल्गैरिटी ऑन स्क्रीन लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मेरे कंटेंट में दम है तो मुझे ना अभद्र भाषा, ना अभद्र विजुअल्स, वल्गैरिटी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, अब इसमें कैच ये है कि मेरा अकेले का कुछ नहीं चलता है। अभी जो सिनेरियो है इंडस्ट्री का, तो मतलब वो जमाना नहीं है कि जब राइटर ने लिखा और राइटर ने बोल दिया कि ऐसा ही होगा वरना मुझे नहीं करना है, या आप ये फिल्म मत करो। वो जमाना था, वो टीवी भी था। जब मैं एज एन असिस्टेंट काम करता था तो मैंने ये देखे, क्योंकि उस जमाने में जब मैं असिस्टेंट था तब लैपटॉप कंप्यूटर्स वो सब इतना पॉपुलर था ही नहीं। तो वहीं पे राइटर आते थे और सेट पे ही पेन और पेपर लेके बैठते थे, वहीं पे डिस्कशन होता था और बहुत झगड़े होते थे। तो ये राइटर ने बोल दिया कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। तो वो, सॉरी, वो एक वेटो पावर था। लेकिन आज का जो सिनेरियो है ना सर, उसमें क्या है कि द सप्लाई इज नॉट एज मच एज व्हाट द डिमांड इज। दूसरा, देर आर वेरियस ऑप्शंस। तीसरा, इट हैज बिकम अ कॉर्पोरेट। तो कोई एक बंदे से मैं बात नहीं करता, जो भी मेरा डीलिंग होता है, देर आर वेरियस हायरार्कीज। तो वो पांच छह हायरार्कीज होती है, वहां से चीज फ्लो होते 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 हमारे तक पहुंचती है। अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो वो ऊपर तक शायद ना भी पहुंचे, जरूरी नहीं। तो अगर डिमांड आई, करना पड़ा एक लेवल तक, जहां तक मुझे लगता है कि मुझे घुटन महसूस नहीं हो रही है, तो मैं करूँ। और अगर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं नहीं करूँ। जैसे मैंने मना किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो चैनल का भी नाम नहीं लूंगा मैं, बट मुझे जब कहा गया था कि ये करना पड़ेगा, तो मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना कर दिया, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, मैंने वो काम ही छोड़ दिया। सो आई एम ओके विथ इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ, बट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन। आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ वाइफ, आई हैव माई फैमिली फ्रेंड्स। सो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जहां पे मैं उनसे नजरें ना मिला सकूं या मुझे उनको जवाब देना पड़े। तो वैसा काम में नहीं। सर अभी ये बात है ना, ऐसी है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा है, इसका कोई जवाब ही नहीं। मैं बहुत सिंपल चीज बोलूंगा कि जैसे आपने अभी बोला कि पब्लिक को चाहिए नहीं लेकिन परोसा जा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपको खाना था पंजाबी, आपको परोसा गया चाइनीज, ठीक है, और आपको नहीं खाना है, तो आप क्या करेंगे सर? ये तो आप फिर भी खाएंगे? बोलेंगे नहीं ना, अब खाएंगे। मुझे नहीं खाना है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरी मर्जी का खाना मुझे खिलाओ वरना मुझे नहीं खाना है। तो जो परोसा गया है, अगर वो आप खा रहे हो तो वो बंदा और चाइनीज देगा, ये सोच के कि आपको तो मजा आ रहा है, तो आप खाओ मत सर। तो हम क्रिएटर्स जितने भी हैं, ओवरऑल में बात कर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई क्रिएटिव बंदा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, अगर कुछ परोस रहा है और आपको नहीं चाहिए, तो आप अपनी आवाज उठाइए, आप मना कीजिए। अभी तो सोशल मीडिया
इतना पावरफुल हो गया है। आप लिखिए, पोस्ट लिख दीजिए, आप टैग कर दीजिए, आपके मंतव्य जो भी हैं, आपके विचार जो भी हैं, सोच जो भी है, आप मना कीजिए कि, और बिंदास बोलिए ना, हैशटैग सो एंड सो शो, सो एंड सो सीन, हमको नहीं चाहिए ऐसा। क्यों कोई नहीं बोलता ऐसा? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप बिल्कुल डरते नहीं हैं। आपने जब आहट में काम किया, सीआईडी में किया, फियर फाइल्स में किया, तो डर लगा? हमें तो बहुत डर लगा। इसका मैं एक अलग तरीके से जवाब दूंगा कि जब किसी भी फिल्म में या शो में रोमांटिक सीन होता है ना, तो ऑडियंस को बहुत मजा आता है। उनको लगता है कि मजा आ रहा है रोमांस करने में। लेकिन जो दो एक्टर रोमांस कर रहे होते हैं ना सर, कभी उनसे पूछिएगा कि क्या आपको वो पल में रोमांस करने में मजा आया? सर नहीं होता। 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, इतनी आवाजें होती हैं, इतना डिस्टरबेंस होता है, और बीच बीच में कटता है वो। तो जब आप एक रोमांटिक सीन देखते हो 5 मिनट का, 6 मिनट का, तो वो 5-6 मिनट पूरा एक दिन लेता है शूट करने में। इतनी बार तो कटता है, तो रोमांच रहता नहीं है रोमांस में। उसी तरह से जब हम आहट करते हैं, फियर फाइल्स करते हैं, या कोई भी हॉरर शो करते हैं जैसे, तो वो उतना डर रहता नहीं है, क्योंकि एक तो एज एन एक्टर हमको पता होता है कि ये मेक बिलीफ है। हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो तो हमारा बिलीफ है, जो हमको बिलीव करवाना है कि ये एकदम रियल एक्चुअल में हो रहा है। तो हम एक्ट कर रहे हैं, ये एक्टर को तो पता ही होता है। और दूसरा, वो जो भी 2 या 3 मिनट का आप हॉरर सीन देखते हो, सर इट टेक्स 4 to 5 hours। कट कट के होता है, 100 लोग होते हैं। तो अगर डर लग भी गया तो ऐसा होगा ना कि मान लो भूत आएगा तो भी मेरे अकेले पे नहीं है, 100 लोग हैं भाई, आई एम सेफ। तो वैसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन डर मुझे एक बार लगा था, व्हेन आई वाज शूटिंग इन फिल्म सिटी, और वो रात का वक्त था। और तभी वहीं पे शाम को, मतलब नहीं, रात को ही, तो मैं ना, वहाँ पे लेक एरिया है फिल्म सिटी में, हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे। यही हॉरर सीक्वेंस ही था। और कुछ रात के 1:30-2 कुछ बजे होंगे, तो मेरी नाइट शिफ्ट थी। और तभी न्यूज आई थी कि उसी पॉन्ड एरिया के आसपास 11, 11:30 को वहां पे 2 लेपर्ड दिखे गए। और वहां पे फिल्म सिटी में आते हैं लेपर्ड्स, तो अटैक भी करते हैं। तो मुझे तब डर लगा था, हॉरर से नहीं डर लगा था मुझे, वो लेपर्ड से मैं डर रहा था कि, क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा था, तो एक एट अ डिस्टेंस में था मैं, पेड़ों में जाना था मुझे, छुपना था मुझे, वो सब था। तभी मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं छुपा हूं और मेरे पास ही अगर भाई लेपर्ड छुपा होगा तो मैं क्या करूं। वो मुझे डर लगा। आपने स्मृति ईरानी जी के साथ काम किया, तो आज की डेट में वो एक बहुत बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। तो कुछ बेनिफिट मिलता है उससे, क्योंकि इंडिया में कनेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई आई एग्री दैट कनेक्शंस बहुत काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, ओवरऑल लाइफ में कनेक्शंस हर जगह काम करते हैं। और स्मृति जी के साथ मैंने थिएटर में भी काम किया, और टीवी में भी काम किया। जितना भी मैंने उनके साथ काम किया, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। शी इज वेरी हेल्पफुल, शी इज वेरी सपोर्टिव, एकदम डाउन टू अर्थ, तब भी थी आज भी। लेकिन मैंने कभी वो कनेक्शन का ना तभी फायदा उठाया है, ना आज फायदा उठाया। मुझे समाव गलत नहीं है, लेकिन मेरे को शायद नहीं आता है इस वक्त। आपने अजय देवगन जी के साथ भी किया, अभिषेक बच्चन जी के साथ भी काम किया, और आपने एक और टावरिंग पर्सनैलिटी शफी इनामदार जी के साथ भी काम किया। आज की जनरेशन भले उतना नहीं जानती हो, लेकिन हमने उनको स्कूल कॉलेज में बहुत देखा। स्कूल कॉलेज डेज में टीवी पर, सिनेमा में बहुत सारा उनके रोल्स देखे। तो आपने तो उनके साथ काम किया है, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे थे वो एक्चुअली? बड़ा मजा आता था उनको देख करके। शफी सर के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे रहे कि आज करीबन 30 साल हो गए जब मैंने उनके साथ काम किया था। अब तो दिवंगत
बट मुझे आज भी एक एक चीज, एक एक दिन उनके साथ बिताए हुए एक पिक्चर फ्रेम मुझे याद। उनके साथ की पहली मुलाकात से लेकर एंड तक, जहाँ पे मुझे न्यूज मिला जब कि सर इज नो मोर, तो वो जो मेरे इमोशंस थे, जो शॉक लगा था मुझे, वहां तक की जर्नी मुझे याद है। अमेजिंग, टैलेंटेड, सुप्रीमली इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। मतलब थिएटर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने उनके साथ थिएटर से ही अपनी जर्नी शुरुआत की थी। तो थिएटर है ना, वो उनकी उनके रग रग में थिएटर था। मतलब मजे की बात यह है, मतलब शफी भाई हो, परेश सर हो, परेश रावल सर हो, सर ये लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, इतना स्टारडम मिला है उनको, इतना रिस्पेक्ट मिला है, लेकिन आज भी थिएटर को वो लोग भूलेंगे। और शफी भाई का भी वही था। और शफी भाई और परेश भाई दोनों, देवर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब देवर कलीग्स थिएटर से। तो जब भी उनकी शूटिंग नहीं होती थी ना, तो हमारे मुंबई में जूस की में एक एरिया है, वहां पे एक ऑडिटोरियम है, भाईदास। तो वहां पे शाम को वो आ ही जाते थे, और थिएटर लोगों के साथ वहीं पे हिलना मिलना, वहीं पे कटिंग चाय पीना, वहीं पे कभी वड़ा पाव खा लेना, और वहीं पे घंटों बिताना, और थिएटर की दुनिया में ही रहना, वहीं की बातें करना, और फिल्में करते करते भी थिएटर करते रहना। तो मेरी लाइफ का भी थिएटर में सबसे पहला ब्रेक, जहाँ पे इंडस्ट्री ने मुझे पहचाना, थिएटर इंडस्ट्री में, कि यार ये बंदा ड्रामेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, निकला है बाहर, लेकिन सच में अचमुच अच्छा एक्टर भी है, इसमें पोटेंशियल है, ये चीज अगर साबित मैं कर पाया हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ शफीना। उनका ही प्ले था जिसमें उन्होंने मुझे एक अच्छा ब्रेक दिया। और वो रोल में प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। गुस्से वाले थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन बिना वजह का गुस्सा होता नहीं था उनके इंटेंशन यही रहते थे कि करो ना, काम करो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं भड़कूंगा ही तुम। और वो उसी पे भड़कते थे जिसपे उनको भरोसा था कि इसमें है लेकिन कर नहीं रहा है। क्योंकि एक बार मैं तभी 17-18 साल का था, और पूरी टीम के सामने मुझे बहुत गंदी तरह से डांटा, और बोला तू कर ही नहीं सकता एक्टिंग। मुझे सिर्फ हंसना था। जो हीरोइन थी वो साड़ी पहन के पहली बार आई है, और उसको देख के मेरी हंसी छूट जाती। तो मुझे हंसना था और मेरी हंसी आ ही नहीं रही थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो बहुत गुस्सा हुआ मुझे, और तब मैं रोने लगा। सबके सामने डांट दिया मुझे ऐसे। तो तभी तो कुछ नहीं बोले। फिर रात को जब खत्म हुआ रिहर्सल, तब वैसे तभी उनकी थी वन वन एंड एनी, नई नई प्रीमियर की गाड़ी लॉन्च हुई थी, और उन्होंने ली थी। फिर मुझे ऐसे राउंड पे लेके गए, बोला तू रोया आज? वहाँ, वो क्यों, मैंने डांटा इसलिए वहाँ, तो और डांटूंगा। वो तो अरे डांटूंगा करके मुझे लेके क्यों आया तो फिर? तो कहते देख मैं डांट इसलिए रहा हूँ क्योंकि तेरे में है। किसी और का भी नाम लिया जो को एक्टर था, तो मैं उसको ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं कर पाए। वो तेरे में है लेकिन तू कर नहीं रहा है, तो मैं डांटू नहीं तो और क्या करूँ तेरे को? और डांटूंगा, और कल मेरे को चाहिए, ऐसे करके मुझे समझाते। तो दिस इज व्हाट शफी भाई वाज, कि वो कहते हैं ना कि हीरा तभी चमकता है जब उसको घिसा जाता है, उसको मारपीट ठोकपीट, तो कितना दर्द होता होगा ना वो हीरे को, लेकिन फाइनली वो कहाँ निकलता। तो दिस इज व्हाट शफी भाई वाज। और मस्ती भी उतनी करते थे, जोक्स भी उतने मारते थे, टास्क मास्टर थे। बट ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे एक्चुअली थिएटर में स्टैंडिंग दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया। सो आई स्टिल रिमेम्बर व्हाट अ गुरु ही वॉज। मेरे मेरे हैं 3-4 हैं जिनको मैं अपने गुरु मानता हूँ, उसमें से शफी भाई हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया एक्टिंग अलावा भी। लाइफ, व्हाट इज लाइफ। और एक किस्सा मैं बताऊंगा, हमारा पहला शो सर, ऑडियंस के सामने, मेरी पहली एंट्री हुई, और मैंने जब परफॉर्म किया तो बम्पर लाफ्टर भी मिला मुझे, और बम्पर क्लैप्स मिली ऑडियंस की ओर से। मैं इतना खुश हो गया।
एक्साइटेड था। जब मेरी एग्जिट, वो फर्स्ट एग्जिट हुई, मैं मेकअप रूम में गया और जोर से चिल्लाया और मैंने बोला मजा आ गया आज तो ऑडियंस का, तो मैंने ऐसा कुछ बोला। और शफी भाई पीछे आ रहे थे मुझे मेरी पीठ थपथपाने के लिए, और उन्होंने सुना। तो मेरी पीठ थपथपाने की बजाय उन्होंने मुझे बोला, आनंद तुम कमजोर हो। हाँ, कमजोर हो तुम। पहला शो, पहली एंट्री, पहला क्लैप, पहला लाफ्टर, और तुमको लगता है कि तुमने सब जीत लिया, कि यहीं पे एक्टर मर जाता है, ये एक्टर की मौत है। अगर तूने ये समझ लिया ना कि तूने बेस्ट कर लिया है, कि अब तो तेरे को पता चलेगा कि ऑडियंस, जिसको तू बोल रहा ना कि ऑडियंस वो तो मेरी जेब में है, वो पता चलेगा कि जब ऑडियंस तेरी जेब में नहीं है, लेकिन कैसे तेरे को पैरों तले कुचल के निकल जाएगी अगर तेरा बिहेवियर ये रहा। सर पे मत चढ़ने देना। तो वो तब बोला था मुझे। 30 साल हो गए भाई, मुझे आज भी याद है। और आज की तारीख में भी मैं चाहे कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूं, और जब भी मुझे सराहना मिलती है, लोगों की तारीफ मिलती है, चाहे थिएटर हो या टीवी हो, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं रखता, तो यहीं तक है। थैंक्स टू शफी इनामदार। आपने हंसने डांटने और जिस तरीके से उन्होंने समझाया, महात्मा गांधी जी ने कहीं कहा था, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो जब 30 साल पहले, 35 साल पहले जब आपने ये बात अपने घर में बताया था, या आप कभी तो शेयर किया होगा कि मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, और तब सिचुएशन थिंकिंग भी कुछ अलग था, आजकल तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है। तो आपके जो नेचुरल गुरु हैं, मदर इज़ द बेस्ट टीचर बोला जाता है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, वे हंसे थे, उन्होंने डांटा था, या उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? आप कैसे आए इस फील्ड में सर? ये मेरा आपसे आखिरी ये क्वेश्चन। फील्ड में आने की वजह मेरी मदर ही है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में, स्कूल पास करके, तो मेरे पास बहुत ही फिजूल वक्त था, क्योंकि कॉलेज सुबह होती है 3 4 5 घंटे के लिए। तो फिर मैं ना शाम के वक्त पे मटर गश्ती करता, आवारागर्दी करता था, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, मतलब वैसा सब जो टीनेजर्स करते हैं 16 17 साल के। तो वो जो खाली वक्त था ना, तो उसमें मेरी मदर को ऐसा लगा कि उसको यूटिलाइज करना चाहिए। स्कूल में तो क्या रहते हैं कि सुबह से शाम तक स्कूल रही, फिर ट्यूशंस रहते हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर, तो लेकिन कॉलेज में अचानक मेरे पास टाइम बहुत। तो तब मैं जो कॉलेज में था, मिठीबाई कॉलेज, जेवीपीडी जूस स्कीम में, मैं कॉमर्स में था। तो हमारी साइंस विंग जो थी, वहीं पे ये डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स चलता था, पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी। तो और विजय जी जो थे, वो मेरी मम्मी के मुंह बोले भाई थे, क्योंकि मेरे सगे मामा और विजय भाई वो लोग फ्रेंड्स थे, तो वैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते थे। और मेरी मदर ने ये बात शेयर करी उनके साथ कि यार आनंद के पास बहुत टाइम है और मेरे को थोड़ी ऐसी चिंता हो रही है, शरारती बन रहा है थोड़ा। तो तब विजय सर ने बोला कि तू मेरे क्लास में भेज। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो यही सोच के किया था कि हाँ ठीक है, जाऊंगा 1 2 3 4 दिन, फिर मैं बंक मार दूंगा, किसको पता चलने वाला, ठीक ही है, ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, पांचवा दिन, वो बंक मारने वाला एक दिन भी पूरे साल में नहीं आया। इनफैक्ट मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, और आधा आधा पौना घंटा क्लास खत्म होने के बाद भी मैं वहीं पे बैठता था, अपने सीनियर से, अपने गुरु से, अपने कलीग से बातें करते रहता था, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, मुझे इतना मजा आने लगा। तो वहां एक्चुअली जब मेरी मदर ने मुझे भेजा, तो इसीलिए था कि मैं कुछ अच्छी प्रवृत्ति करूं, बट उसी को मैंने अपना व्यवसाय बना लिया। कमिंग टू दैट पॉइंट, जब मैंने सोचा व्यवसाय बनाने का, तब दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था। और थिएटर सिखाता बहुत है, लेकिन कमाने का मौका बहुत नहीं देता है, इतने पैसे आप नहीं कमा सकते हो। And I'm coming from a businessman's family. My father was a businessman, self-funded businessman.
तो उनका यही था, इकलौता बेटा है तो ऑब्वियसली हर पिता यही चाहेगा कि लेगेसी आगे बढ़ाए, नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मैंने वो भी किया, बिजनेस भी किया मैंने साथ साथ में। बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा एक्टिंग में ही रहा है। तो हाँ, थोड़ा बहुत घर्षण हुआ था इनिशियली। उनको चिंता थी, ये नहीं था कि ये फील्ड खराब है या तू क्या करेगा, उनको ये चिंता थी कि तू आगे जाके तेरी प्रोस्पेरिटी कैसे होगी, तेरा घर बार कैसे होगा, तेरा करियर कैसे होगा। और हर माँ बाप को ये चिंता होती, सो दे आर नॉट रॉन्ग। और मेरा ये था कि मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, मुझे मौका तो दो, कुछ टाइम दे दो। तो इवेंचुअली दे ऑल्सो रियलाइज्ड, 1-2 साल हुआ इश्यूज, बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया, मम्मी पापा दोनों ने। और आई एम थैंकफुल दैट मेरे माता पिता दोनों ने आफ्टर अ पॉइंट मुझे सपोर्ट किया इस बात के लिए। कई कई बार ऐसे भी वक्त आते थे कि 2-2 3-3 4-4 महीने निकल जाते थे, मैं कुछ कमाता नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे ये पूछा नहीं है कि ये महीने तू खर्चा कैसे निकालेगा। हमेशा कहीं ना कहीं से मेरे पॉकेट में पैसे आ जाते। साइलेंट सपोर्ट था उनका, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन बहुत सब। बहुत खूब सर, आपसे जितनी बातें हमने जानी, जो आपने बताया और जिस तरीके से बताया, मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स तो पेरेंट्स, आज के जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए सोशल मीडिया पर अफेक्शन दिखाते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस शो के माध्यम से मैं आपके पेरेंट्स को, खास करके आपके माँ को, सादर प्रणाम बोलूँगा कि उनके कारण आप जैसा सदाबहार अभिनेता इस देश को मिला, और हमें आपने टाइम दिया, हिलरी टाइम्स को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। सो अ, थैंक यू सो मच सर। मुझे आपकी चैनल पे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और उम्मीद करूंगा कि आपकी जो चैनल है, आपकी जितने भी ख्वाहिश है आपकी और आपकी टीम की, वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो और आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिले।